Hello friends, myself Nilesh Kodekar and my channel name is Make Difference with Nilesh. Today we are going to see Standard 9 Chapter 2nd of Science Subject Work and Energy. ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर को, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये टेक्स्ट बुक्स है उसमें से। दोस्तों शुरुआत करते हैं हम हमारे सेकंड चैप्टर को वर्क एंड एनर्जी। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस टेक्स्ट बुक में हम जो है ये चैप्टर जो है हम इस टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, और यहाँ पे मैं स्क्रीन पे कुछ ड्राइंग्स और जो भी फार्मूलाज हमको लगेंगे वो फार्मूलाज और ड्राइंग में यहाँ पे स्क्रीन पे ही बना के आपको दिखा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें 4 पिक्चर्स नज़र आ रही है। ये जो लड़की है यहाँ पे एक जगह पे ही बैठी हुई है और पढ़ाई कर रही है, ठीक है। और ये जो लड़का है यहाँ पे बॉल के साथ खेल रहा है, और बॉल जो है एक जगह पे ही वो बाउंस करा रहा है। और यहाँ पे दूसरी लड़की जो है टीवी देख रही है एक जगह पे बैठ के। और ये जो चौथी जो कंडीशन है, यहाँ पे एक आदमी जो है कुछ उसने लोड अपने कंधे पे उठा लिया है और वो यहाँ से किसी दूसरी जगह पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखा साइंस में जो वर्क जो होता है ना, हम कह सकते हैं कि इन पहले 3 कंडीशन में कुछ वर्क हो रहा है। देखा जाए तो ये लोग कुछ ना कुछ अपना एक्टिविटी कर रहे हैं। बट अगर साइंस में जो हम वर्क का जो डेफिनेशन है ना, अगर फोर्स हम जब किसी चीज़ पे अगर हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के कारण अगर चीज़ एक जगह से दूसरे जगह पे डिस्प्लेस होती है, ये यहाँ से अगर मैंने इस चीज़ को फोर्स लगाया तो ये चीज़ जो है यहाँ से अगर दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो गई तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे वर्क डन हो गया। तो अभी यहाँ पे जो पहली कंडीशन है, ये लड़की जो है एक जगह पे पढ़ाई कर रही है, ये यहाँ पे काम कर रही है, बट वो काम जो है वो मेंटल वर्क है। साइंस में जो है फिजिकल वर्क होना चाहिए। वर्क तभी होता है जब किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी कंडीशन में साइंस में या फिर फिजिक्स में हम कहेंगे कि वर्क हैपन हो गया। यहाँ पे जो लड़की है वो एक जगह पे बैठ के पढ़ाई कर रही है, तो हम कहेंगे कि वो यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं है, वर्क डन इज 0 इन दिस केस। और यहाँ पे ये जो लड़का है वो बॉल खेल रहा है, उसका भी यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो हम इस कंडीशन में भी हम कहेंगे कि वर्क डन इज 0। और ये लड़की भी टीवी देख रही है बिना यहाँ से हिले, तो कोई यहाँ पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इसकी वजह से वर्क डन जो है 0 है। बट यहाँ पे देखिए, ये आदमी जो है कोई लोड उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है, तो वो जो है लोड मतलब क्या, वो फोर्स लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, फोर्स लगा रहा है। तो वो जो ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए फोर्स लगाएगा ना, उतना ही फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगा के वो किसी दूसरी जगह पे लेके जाएगा, तो उसका वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो उसकी वजह से इस कंडीशन में वर्क डन पॉसिबल है। तो वर्क डन अभी हमने जो देखा, तो उस इन एग्जाम्पल के बेसिस के ऊपर हम वर्क डन डिफाइन कर सकते हैं। वर्क मतलब क्या है, वर्क हम कह सकते हैं तभी होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके कारण ऑब्जेक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब हमने देखा था पहले चैप्टर में हमने देखा था। अगर आपको पहला चैप्टर देखना है डिस्प्लेसमेंट या फिर फोर्स क्या होता है, इसके लिए आपको पहला चैप्टर देखना पड़ेगा, उसमें से आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यूट्यूब पे जाएंगे, मेक डिफरेंस विद नीलेश ये चैनल अगर डालेंगे आप, वहाँ पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको पहला चैप्टर मिल जाएगा, तो उसमें से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमने देखा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और जो फिनिशिंग पॉइंट रहता है उसमें जो मिनिमम डिस्टेंस है। अभी यहाँ पे देखिए, अगर ये जो बंदा है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर डिस्प्लेसमेंट करता है, तो ये हम अगर स्ट्रेट लाइन से अगर जोड़ेंगे ना ये दोनों पॉइंट, तो वो बंदा इतना डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है। तो उसका फोर्स कितना लगेगा, इस जो ऑब्जेक्ट का जितना फोर्स होगा उतना फोर्स वो ऑब्जेक्ट को वहां से लेके जाने का, इस ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा उतना फोर्स लगाएगा वो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से इस कंडीशन से यहाँ से हिला के यहाँ तक लाने के लिए, ठीक है। तो हो गया फोर्स। और ये जो है दूसरा जो है यहाँ पे ये जो टोटल है वो हो गया S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो बंदे ने यहाँ पे इसको फोर्स लगाया उठाने के लिए और यहाँ से लेके दूसरी जगह तक आ गया, तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो अभी वर्क जो है, वर्क कब होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के कारण अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है, तब हम कहेंगे कि वहां पे वर्क डन हो गया है। और वर्क डन जो है वो फॉर्मूला में हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स and the displacement of the object in the direction of the force। ओके,
जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट जो है ना दोस्तों यहाँ पे, वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चाहिए, या फिर फोर्स का डायरेक्शन, या फिर फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन, ये किसी इन डायरेक्शन में ही चाहिए। अभी यहाँ पे जो है फोर्स जो लग रहा है, सपोज हम वर्क को W नॉमेनक्लेचर देते हैं और फोर्स को जो है हम कैपिटल हब नॉमेनक्लेचर देते थे, ये हमने पिछले ही लेक्चर में देखा था। और डिस्प्लेसमेंट को जो है हम स्मॉल एस, डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल एस नॉमेनक्लेचर देते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, W इज इक्वल टू F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जो यहाँ पे एक लड़की है, उसका नाम मीनाक्षी है। सपोज उसको क्या करना है, एक जो ब्लॉक जो है टेबल पे, वो ए जगह से लेके बी जगह तक उसको डिस्प्लेस करना है। तो उसको क्या करना होगा, अगर ये जो मोबाइल है यहाँ पे मैंने रखा है इस टेबल पे, सपोज इस टेबल पे रखा है, तो मुझे ये मोबाइल यहाँ से यहाँ से लेके इस बी पोजीशन तक लाना है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको मैं ऐसे फोर्स लगा के यहाँ से यहाँ तक लेके आऊंगा। तो मैंने क्या किया, ये मोबाइल को मैंने फोर्स लगाया और उसके कारण मोबाइल का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पे ये लड़की जो है सिमिलर एक्शन कर रही है। यहाँ पे ये क्या कर रही है, ये जो ब्लॉक है लकड़ी का, इसको यहाँ से इस टेबल ए जो ब्लॉक है वहां से उसको वो मूवमेंट करके कंडीशन, तो इस लड़की को क्या करना है, यहाँ पे जो ब्लॉक है यहाँ ए से लेके बी तक उसको डिस्प्लेसमेंट कराना है। तो उसको क्या कराना होगा, उस ब्लॉक को फोर्स लगाना होगा पीछे से। तो यहाँ पे लड़की यहाँ को ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रही है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ओके। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी तभी वो ब्लॉक का मूवमेंट जो है अलोंग द टेबल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो ब्लॉक मूव करेगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये इस ब्लॉक का जो है मूवमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से ए से लेके बी तक हो गया। और वो डिस्प्लेसमेंट अगर हम माने यहाँ पे, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है अगर एस हम उसको मानते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट यस है, तो इसका वर्क डन क्या होगा इस केस में, हम यहाँ पे इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं। अब ये फोर्स हमको कितना लगाना होगा, फोर्स जो है ना हमको यहाँ पे देखिए, अगर टेबल पे मैं ब्लॉक अगर मूव कर रहा हूँ ना, तो ब्लॉक का जो इतना वेट होगा यहाँ पे, अगर हम इस ब्लॉक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बना के आपको दिखाऊंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी अगर हम फोर्स का प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना चाहिए फोर्सेस का, कि उस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ये मैं यहाँ पे एरो से आपको समझाता हूँ। अभी मैं ब्लॉक को यहाँ से पीछे से फोर्स लगाऊंगा F, कितना फोर्स लगाऊंगा, F, फोर्स F लगाऊंगा मैं, कितना F। बट अभी ये F फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो वो जो उसका वैल्यू होगा, वो जो वैल्यू है उसके वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी यहाँ पे हमको पता है ऑब्जेक्ट का जो मास होता है ना, मास की वजह से हर ऑब्जेक्ट को उसका वेट प्राप्त होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट की मास की वजह से क्या होता है, तो यहाँ पे इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इस फोर्स का वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट का मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से जो मास है, मास के ऊपर क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे ऊपर भी कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, तो मेरा जो वेट है वही मेरा फोर्स होगा। तो फोर्स क्या होगा इस कंडीशन में, मैं इसको वेट कहूंगा, वेट इज इक्वल टू W, ओके। तो यहाँ पे W क्या आएगा इस केस में, मास, ऑब्जेक्ट का जो मास है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ओके। तो जो वेट कितना आएगा यहाँ पे मेरा, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और अगर दूसरा फोर्स में देखने जाऊंगा ना यहाँ पे, तो दूसरा फोर्स जो होगा यहाँ पे, तो ये जो फोर्स होगा ना, फ्रिक्शन फोर्स, जब ये ब्लॉक टेबल के ऊपर जाता है ना, तो उसके ऊपर जो ब्लॉक जो टेबल के ऊपर रब होता है, ब्लॉक और टेबल के बीच में एक फ्रिक्शन पैदा होता है। तो उस फ्रिक्शन की वजह से क्या है, एक वो फ्रिक्शन जो है ब्लॉक की मूवमेंट को अपोज करेगा। तो वहां पे क्या होगा, ये जो है एक और फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो मुझे अभी कितना फोर्स लगाना है, ये ब्लॉक को मुझे अगर आगे लेके जाना है, तो मुझे उसका मास और ये फ्रिक्शन फोर्स जो है उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जो फोर्स जो होगा ना यहाँ पे, ये फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वेट जिसे हम कहते हैं,
उसको मुझे अपोज करना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे, तभी ये यहाँ पे जो ब्लॉक है उसका मूवमेंट होगा। तो मुझे अगर यहाँ ब्लॉक ए से बी तक लेके जाना है तो ये दोनों फोर्स से ज़्यादा फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा उसके पीछे से, तभी ये ब्लॉक यहाँ पे मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स जो है इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा होना चाहिए, तभी उसका मूवमेंट होगा। तो आपको समझ में आया फोर्स कितना होना चाहिए? ये मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ जस्ट। तो अभी इस केस में मैंने फोर्स लगाया एफ, मैंने ये आपके सिलेबस में है नहीं, फ्रिक्शन फोर्स एंड वेट, मास एंड ग्रेविटेशन अभी इस चैप्टर में, बट आप आगे जब कोई भी एग्जाम्पल जब भी आपको सॉल्व करना होगा तो उसमें ये आपका कंसेप्ट काम आ जाएगा। तो इस केस में अभी वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन को हम कहते हैं वर्क इज इक्वल टू क्या रहता है? फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हमारा वर्क डन क्या होगा इस केस में? वर्क इज इक्वल टू हमारा फोर्स कितना है, हमने फोर्स कितना लगाया ऑब्जेक्ट के ऊपर? एफ इंटू स्मॉल एस, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूवमेंट होने के लिए एस डिस्प्लेसमेंट किया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया एस, तो हमारा वर्क डन आया एफ इंटू एस। तो इस केस में आया वर्क इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे ये बी और सी जो कंडीशन है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लड़की जो है टॉय कार्ड जो होता है ना खिलौना, उसको क्या कर रही है? रस्सी से खींच के दूसरी जगह पे लेके जा रही है। इसको यहाँ पे ये खिलौना जो है इसको यहाँ पे व्हील्स है, तो ये लड़की जो जब ये खिलौने के खींच रही है तो वो जो टॉय कार्ड है उसकी मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जमीन को लग के होगी। जमीन को लग के मूवमेंट कब होगी? जमीन को लग के मूवमेंट मतलब हम उस मूवमेंट को क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टॉय कार्ड है वो मूव कर रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे फोर्स जो है लड़की कैसे लगाएगी? फोर्स जो यहाँ पे जो लग रहा है ना दोस्तों, वो फोर्स जो है ये जो स्ट्रिंग जो है ना, इस टॉय कार्ड को जो स्ट्रिंग यहाँ पे बांधा है, वो जो स्ट्रिंग की वजह से ये फोर्स जो है अलोंग द स्ट्रिंग लाइन लगेगा। स्ट्रिंग फोर्स जो है वो टॉय कार्ड को कैसे ट्रांसफर होगा? वो लड़की वो स्ट्रिंग खींचेगी, तो स्ट्रिंग के थ्रू जो है वो स्ट्रिंग जब खींचेगी लड़की, ऐसे स्ट्रिंग जब खींचेगी तो स्ट्रिंग के थ्रू ये फोर्स जो है टॉय कार्ड तक ट्रांसफर हो जाएगा आगे। ठीक है, ये फोर्स जो है स्ट्रिंग के थ्रू टॉय कार्ड तक ट्रांसफर होगा। ओके, तो ये जो फोर्स यहाँ पे जो लग रहा है ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो एंगल डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे देखिए, वो जो स्ट्रिंग जब हम जो लड़की ने जो पकड़ा है वो किसी एंगल में पकड़ा है। देखिए जमीन से इसने कुछ एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे? उस एंगल को हम कहेंगे थीटा। ओके, उस एंगल को हम कहेंगे थीटा, उसका जो सिंबल है ऐसे आता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। ओके, थीटा इतना एंगल यहाँ पे बन रहा है। ये जो यहाँ पे जो एंगल बना है ये एंगल है थीटा एंगल। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल बना है वो थीटा एंगल बना है। ठीक है, तो ये एंगल की वजह से क्या हो रहा है? फोर्स का डायरेक्शन जो है एंगल है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो है कुछ एंगल बना रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और फोर्स का मूवमेंट जो है ये सम एंगल में है यहाँ पे। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनका डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। तो हमने वर्क डन के फॉर्मूले में देखा था, जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो हमको यहाँ पे लेना है। वो हम कैसे लेंगे अब देखेंगे थोड़ी देर में। अभी हम कार का भी यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जो आगे वाला कार है ना, ये बड़ा कार है, और ये पीछे वाला जो कार है वो छोटा कार है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब हमने कार को, जो ये कार अगर बंद पड़ी होगी तो उसको मुझे पुल करना है, तो मैं क्या करूंगा, वो दोनों कार को रस्सी से बांध दूंगा, उनके बीच में एक रस्सी बांधूंगा। और यहाँ पे आगे वाली कार क्या है, थोड़ी बड़ी है, तो उसकी वजह से उसका बांधने वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा ऊपर है, और जो छोटी कार है उसका बांधने वाला पॉइंट थोड़ा नीचे है। तो उसकी वजह से जो फोर्स जो है ना यहाँ पे, जब मैं इस कार से ये पीछे वाली कार को खींचूंगा तो ये आगे वाली कार, ये पीछे वाली कार को कुछ फोर्स लगाएगी, तो उसके वेट और जो रोड का जो फ्रिक्शन होगा उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस कार को। तो जब वो कार उतना फोर्स लगाएगी ना, तब क्या होगा, ये जो फोर्स है वो स्ट्रिंग के डायरेक्शन, जो हम रस्सी से बांध रहे हैं ना, वो रस्सी के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फोर्स ट्रांसफर कैसे होगा, ये जो यहाँ पे रस्सी जो बांधी है उस डायरेक्शन में फोर्स ट्रांसफर होगा। स्ट्रिंग जो है किस एंगल में रहेगा, तो कार का जो मूवमेंट है वो कैसे होगा, वो हवा ऐसे फोर्स के डायरेक्शन में उड़ के तो नहीं जाएगी यहाँ पे कार, बिकॉज ऑफ सम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वहां पे क्या होगा, कार जो है रोड के ऊपर ही चलते रहेगी। तो फोर्स
कार का जो मूवमेंट है वो कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कार का मूवमेंट होगा। फोर्स जो है कुछ एंगल में लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज समझ लीजिए, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनका डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन, फोर्स में जिस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस ब्लॉक का। बट यहाँ पे जो टॉय कार्ट है इसमें क्या हो रहा है, फोर्स जो है किसी एंगल में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है अलग डायरेक्शन में हो रहा है। तो फोर्स जो है सम एंगल और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। तो अभी मैं इस केस में कैसे मैं डिस्प्लेस वर्क डन जो है कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अभी अगर फोर्स मुझे निकालना है, फोर्स मुझे अभी क्या, मुझे फोर्स कौन से डायरेक्शन में पता है, जो स्ट्रिंग वाला जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में फोर्स पता है मुझे। बट मुझे जो फोर्स वाला जो कंपोनेंट है मुझे कौन से डायरेक्शन में चाहिए, जो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो वाला फोर्स मुझे चाहिए। यहाँ पे अगर मैं फोर्स को डिराइव करता हूँ ना, कोई फोर्स जो है ऐसे एंगल में लगता है ना, तो वो क्या करता है यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखिए अगर मैंने फोर्स यहाँ पे एक्ट किया है ना, एक पॉइंट पे अगर मैं फोर्स किसी एंगल विद रिस्पेक्ट टू सम हॉरिजॉन्टल जो है, इसने अगर यहाँ पे थीटा अगर फोर्स लगाया है ना, तो अभी यहाँ पे देखिए फोर्स जो है ये हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन दिया है ना मैंने, उसके साथ क्या कर रहा है, कुछ एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे फोर्स के अगर हम देखेंगे ना, दो कंपोनेंट बनते हैं। अगर ये थीटा में फोर्स, अगर मैं किसी भी चीज को अगर मैं फोर्स ये इंक्लाइन डायरेक्शन में जब मैं फोर्स लगाता हूँ ना, तो फोर्स के दो कंपोनेंट बनते हैं। वो दो कंपोनेंट फोर्स के कौन से रहते हैं, वो जो है अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स का कंपोनेंट बनेगा, और जो है अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एक फोर्स का कंपोनेंट बनेगा। तो यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट बनते हैं, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और अलोंग द, फोर्स को मैं इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट बनाऊंगा और ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स का एक कंपोनेंट बनाऊंगा। और अभी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है उसकी वजह से जो फोर्स की मोमेंटम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, और जो वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना फोर्स का, उसकी वजह से क्या होगी, फोर्स की मूवमेंट जो है वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे समझ लीजिए, ये जब भी मैं, अभी ये फोन है, फोन को जब मैं ऐसे इंक्लाइंड ऊपर लेके जाऊंगा ना, तो फोर्स क्या है, दोनों साइड में मूव होके जा रहा है, हॉरिजॉन्टल भी उसकी मूवमेंट हो रही है और वर्टिकल भी हो रही है। तो मैं फोर्स को जब इंक्लाइंड डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ इसको, मोबाइल को, तो ये क्या हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में मूव रहा है, ऊपर भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूवमेंट हो रहा है। और जब इस मोबाइल को मैं अगर सिर्फ मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो मोबाइल की मूवमेंट क्या होगी, फ्लैट होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और अभी इस मोबाइल को मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में फोन का मूवमेंट हो रहा है। तो मैं फोर्स जो है, जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं पीछे से फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी पीछे से हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ पे जो फोर्स के यहाँ पे जो दो कंपोनेंट है ना, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है फोर्स का, उसकी वजह से फोर्स की मूवमेंट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वजह से फोर्स की मूवमेंट जो है वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फोर्स लिया है, सपोज यहाँ पे जो टॉय कार्ट का या फिर ये जो कार है इसका एग्जांपल जो लिया था ना हमने, उसको ही सपोज हम खींच रहे हैं, बट कोई एंगल लगा के, किसी एंगल में हमने इसको स्ट्रिंग लगा के खींच रहे हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन वो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होगा। तो कुछ एंगल बना रहा है ये जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल के साथ, कुछ एंगल थीटा बना रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है उसको हम कहेंगे F1। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स का जो कंपोनेंट है उसको हम क्या कहेंगे, F1। ओके, तो F1 हमको कैसे निकालेंगे, तो अगर हम इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना दोस्तों, तो अभी यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोर्स का जो कंपोनेंट निकालना है उसके लिए वो समझने के लिए हमको कुछ ट्रिग्नोमेट्री समझना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जो साइन थीटा जो एंगल होता है ना, यहाँ पे अगर मैं किसी एंगल का साइन थीटा लेता हूँ तो वो क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो अभी ये जो थीटा एंगल यहाँ पे जो दिया है उसका अपोजिट साइड कौन सा है, यहाँ पे ये जो अपोजिट साइड है वर्टिकल, ये अपोजिट साइड है साइन थीटा के लिए हम यहाँ पे लेंगे अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। मतलब क्या होता है,
उस ट्रायंगल का कर्ण। ओके, तो हाइपोटेनियस में हम ये ट्रायंगल का जो कर्ण है वो हम हाइपोटेनियस यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और साइन थीटा जो आएगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। सपोज इस साइड को मैं कहूँगा मैं, अगर इसका लेंथ है a, इसका लेंथ है c, और ये जो एडजेसेंट साइड है उसका लेंथ है c, तो मेरा साइन थीटा कितना आएगा? मेरा साइन थीटा आएगा a डिवाइडेड बाय c। ओके, तो मेरा साइन थीटा आया a डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ साइड अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस साइड। ओके, मेरा साइन थीटा आया। और इसी केस में मेरा जो कॉस थीटा जो रहता है ना, मेरा वो कॉस थीटा रहता है लैटरल साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अभी लैटरल साइड क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पे बी देना था मुझे। ओके, तो ये जो साइन थीटा जो है मेरा a डिवाइडेड बाय c आएगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड है मेरा, लेंथ है a, हाइपोटेनियस का लेंथ है c, तो मेरा आएगा क्या? साइन थीटा a डिवाइडेड बाय c। और कॉस थीटा मेरा क्या आएगा? एडजेसेंट साइड, या फिर इधर मैंने लैटरल साइड लिखा है, उसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, एडजेसेंट साइड। ओके, तो कॉस थीटा मेरा क्या होगा? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो मेरा एडजेसेंट साइड क्या है इस केस में? b। एडजेसेंट साइड का जो लेंथ है वो है b, और मेरा हाइपोटेनियस क्या है? c। हाइपोटेनियस का मेरा लेंथ है c, तो कॉस थीटा आएगा b डिवाइडेड बाय c। और वैसे ही tan थीटा जो रहता है, tan थीटा जो रहता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड या फिर लैटरल साइड। क्या कहते हैं हम? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय लैटरल साइड या फिर एडजेसेंट साइड। तो मेरा अपोजिट साइड क्या है इस केस में? अपोजिट साइड है एंगल थीटा के अपोजिट कौन सा साइड है? a, और लैटरल साइड थीटा के जो एडजेसेंट कौन सा साइड है? b, तो मेरा tan थीटा आएगा a डिवाइडेड बाय b। ओके, इससे आपको समझ में आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है। तो अभी मुझे क्या करना है? फोर्स का मुझे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में उसका जो है उस कंपोनेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पे मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं समझूंगा इस डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो मुझे फोर्स डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन में फोर्स का जो कंपोनेंट है वो निकालना है। तो यहाँ पे अगर फोर्स जो है थीटा एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो मुझे कौन सा एंगल लेना पड़ेगा इसमें? मुझे एडजेसेंट साइड निकालनी है। क्या करना है मुझे? यहाँ पे एडजेसेंट साइड निकालनी है। मेरा जो F1 कंपोनेंट है इस फोर्स का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F1 हम अगर उसको नाम दे, तो वो कंपोनेंट अगर मुझे निकालना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो मुझे कैसे कौन सा एंगल लेना पड़ेगा? यहाँ पे कॉस थीटा। अब यहाँ पे भी हम कंसिडर करें ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो उसको अगर हम कॉस थीटा कंसिडर करेंगे ना, तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस या फिर एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ओके, तो मेरा कॉस थीटा क्या आएगा? मेरा बेस क्या है यहाँ पे? मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो मुझे निकालना है वो है F1, और मेरा हाइपोटेनियस क्या है? मेरा है हाइपोटेनियस यहाँ पे F, जो मैंने एक्चुअल फोर्स लगाया ना वो मेरा हाइपोटेनियस है। तो मेरा F1 क्या आएगा? अगर मैं F को इस साइड ले देता हूँ तो मेरा F1 हो जाता है F cos थीटा। तो इस केस में अभी F1 मेरा आया F cos थीटा, तो मेरा वर्क डन क्या बन जाएगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? हमने यहाँ पे देखा था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा जो ए एंगुलर वाला केस है उसमें हमारा फोर्स जो है, फोर्स का कंपोनेंट एक्चुअल फोर्स हमारा F है, बट हमारा जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है ना, इसको हम नीचे ले लेंगे तो हमारे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में अलग फोर्स का कंपोनेंट बनेगा। तो उसको हम cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्चुअल फोर्स से, तभी हमको फोर्स का जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन का कंपोनेंट मिलेगा। तो मेरा वर्क डन क्या होगा? F इंटू एस। तो मेरा F1 फोर्स के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में मेरा फोर्स क्या है? F1, वही इक्वल टू है F cos थीटा। तो मेरा जो वर्क डन जो रहता है मेरा क्या रहता है? मेरा वर्क डन जो रहता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हमारा इस केस में फोर्स क्या हुआ? F cos थीटा। मेरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स है F cos थीटा या फिर F1। ओके, तो मेरा फोर्स यहाँ पे बन जाता है F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट है S।
एस जो है वो स्मॉल आएगा। ओके, तो मेरा फोर्स जो है F1 इंटू एस, तो मेरा फोर्स जो है F1, तो F1 के लिए मैं यहाँ पे F cos थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वर्क डन क्या आ रहा है आखिर में, F cos थीटा इंटू एस। ओके, एफ एस cos थीटा, तो मेरा वर्क डन यहाँ पे क्या बन गया, F cos थीटा इंटू एस, जो एंगल वाला कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने यहाँ पे फोर्स का कंसीडर किया है, कन्वर्ट कर दिया उसको, जो एक्चुअल फोर्स है उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, और मुझे फोर्स का कंपोनेंट वहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे देखिए अभी जो फोर्स का कंपोनेंट है एंगल थीटा, उसके लिए इन्होंने कॉस थीटा का वैल्यू दिया है। जब कॉस थीटा जब जीरो रहता है ना, यहाँ पे थीटा जीरो मतलब क्या होगा, थीटा जीरो है तो वहां पे वैल्यू फोर्स का कंपोनेंट कैसे लगेगा। सपोज मैं यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन समझ रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मेरा थीटा अगर जीरो है तो मेरा फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, वो हॉरिजॉन्टल को पैरेलल होगा मेरा फोर्स डायरेक्शन। ओके, तो उस केस में मेरा फोर्स क्या, वर्क डन क्या होगा मेरा, F इंटू एस, मेरा वर्क डन क्या होगा, F इंटू एस। जब एंगल थीटा जीरो रहता है तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 1 हो जाती है। तो इस फॉर्मूला में भी अगर हम डालेंगे ना एफ एस इंटू कॉस थीटा, तो इसमें कॉस थीटा अगर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और मेरा वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा F इंटू एस। तो ये जो केस है ना, ये जो केस है, इसका केस जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, तब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कॉस थीटा जीरो है, कॉस थीटा जो है जीरो है, उसकी वजह से कॉस थीटा 1 बन जाता है, और W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो यहाँ पे जो ये पहला एग्जाम्पल हमने देखा था, फोर्स जो ब्लॉक के ऊपर जो लड़की ने फोर्स लगाया ना पीछे से, और ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जब सेम होता है, दोनों भी एक ही डायरेक्शन में जब हो रहा है, तब उस केस में ये वाला फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। और यहाँ पे जो वर्क डन है हमारा पॉजिटिव है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव आता है। ओके, अभी हम दूसरा केस देखेंगे। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है। अभी सपोज यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ओके, मैंने यहाँ पे पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हमारी सतह है, और इसके कंपैरिजन में जो हमारा फोर्स जो है, सपोज ये हमारा कोई कंपोनेंट है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये कंपोनेंट यहाँ से दूसरी जगह पे मूव करना है। मेरा जो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो यहाँ पे क्या, मैं इस कंपोनेंट का अगर अपोजिट मुझे डिस्प्लेस करना है इस साइड में, बट मैं फोर्स लगा रहा हूँ अलग डायरेक्शन से, तो वहाँ पे क्या होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब बन जाते हैं ना, मेरा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनका जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होने के कारण यहाँ पे जो हमारा cos 90 है, अगर ये फोर्स का हम एंगल लेंगे ना ये हॉरिजॉन्टल से, क्या होगा, 0 एंगल बन जाता है यहाँ पे। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मानता हूँ, तो यहाँ पे मेरा वर्क डन आएगा 0, क्योंकि cos 90 जो है 0 आता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्स है और मेरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये वाला जो फोर्स है ना, वर्टिकल डायरेक्शन वाला फोर्स, ये वाला फोर्स के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर इस फोर्स के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो उस केस में उसका जो वर्क डन है वो 0 आता है। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखिए, मैं और एक ड्राइंग बनाता हूँ यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो है मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, अभी मेरा फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, वो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अगर यहाँ पे कोई गाड़ी है, ये सपोज एक गाड़ी है, यहाँ पे जो गाड़ी है अगर राइट डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो उसके ऊपर जो इंजन है गाड़ी का वो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, गाड़ी का इंजन कुछ उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये गाड़ी का इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, तो गाड़ी का जो इनिशियल कंडीशन है उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, उसके कारण ये गाड़ी मूव हो रही है, तो उसका जो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो है ऐसे हो रहा है। बट अभी मैं क्या करूँगा, अगर मुझे सपोज मेरे गाड़ी के सामने कोई आ गया, तो मुझे क्या होगा, उसको ब्रेक लगाना होगा, और ब्रेक के कारण क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी। बट मेरा ब्रेक लगाते समय भी मेरा डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, वो लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मेरा जो गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट में
अगर कोई सामने आ जाता है तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक अप्लाई करूंगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरे गाड़ी का स्पीड थोड़ा कम होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ब्रेक लगाने के दौरान भी मेरे गाड़ी का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। बट यहाँ पे जो ब्रेक जो लगा रहा हूँ ना मैं, अभी क्या हो रहा है, जो इनिशियल कंडीशन में गाड़ी के ऊपर इंजन फोर्स लगा रहा था, बट मैं जब ब्रेक लगाता हूँ ना, तो क्या ब्रेक जो है ना गाड़ी पे फोर्स लगाते हैं, तो ये जो ब्रेक जो लग रहा है ना गाड़ी के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या, गाड़ी का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स है ये है ब्रेक फोर्स। ओके, तो ब्रेक जब हम अप्लाई करते हैं गाड़ी को, तो गाड़ी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो ब्रेक फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बट मेरा ब्रेक लगाते वक्त भी गाड़ी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट यहाँ पे मेरा जो फोर्स है ब्रेक फोर्स, वो अपोजिट डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट है मेरा वो राइट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और मेरा जो फोर्स है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो गया। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो डायरेक्शन है यही, यहाँ पे क्या हो गया, जो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम अगर बना दूं ना, तो मेरा ये डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में और मेरा फोर्स होगा इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे इतना एंगल बन रहा है, तो फोर्स से लेके डिस्प्लेसमेंट तक इतना एंगल बन रहा है। तो ये एंगल जो होता है वो एंगल होता है 180 डिग्री। यहाँ पे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल होगा 180 डिग्री। तो वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं थीटा कंसीडर करूँ ना, अगर 180 डिग्री मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर अलग है, तो दोनों क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के, तो वहां पे जो वर्क डन आता है वो वर्क डन होता है निगेटिव वर्क डन। ये फॉर्मूला से भी हम सिद्ध कर सकते हैं, कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है हमारा, ये अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में अगर मैं कॉस के साथ अगर 180 डिग्री लूँ ना, तो उसका वैल्यू होता है -1। तो वो वर्क डन वाले जो अगर फॉर्मूला है उसमें अगर डालूंगा मैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, -1। तो मेरा वर्क डन क्या आएगा, माइनस आएगा। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस केस में मेरा वर्क डन जो है वो निगेटिव वर्क डन आता है। तो इस फॉर्मूला से भी हमको पता चल गया यहाँ पे जो निगेटिव वैल्यू है वो क्यों आई है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है अलग अलग है। ठीक है, उसी तरह से सिमिलरली हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कप और नट का यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। एक टेबल पे कप रखा है और उसके होल करके उसको एक नट डाला है बीच में से, और टेबल के नीचे एक नट का जो है वे भारी वेट वाला नट छोड़ दिया है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर क्या होगा, ये नट जो है अपना वेट लगाएगा। वेट वाला जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से ये नट इसके ऊपर लगाएगा। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये वाला जो फोर्स है यहाँ पे स्ट्रिंग को भी ट्रांसफर करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स जो है यहाँ पे ऊपर जब आएगा तो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि स्ट्रिंग ने यहाँ पे फोर्स ट्रांसफर किया। तो उसकी वजह से एक कप का जो है डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे होगा, कप का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे फोर्स भी लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो दोनों भी एक ही डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव है। तो वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, F इंटू एस पॉजिटिव। कॉस थीटा का एंगल जो है 0 डिग्री है, एंगल जो है 0 है, तो कॉस थीटा आएगा 1, उसकी वजह से वर्क डन होगा F इंटू एस। अभी सेकंड कंडीशन हम देखते हैं। उसी टाइम पे मैंने क्या कर दिया, जब एक कप का मूवमेंट यहाँ पे चल रहा था, मैंने सडनली उसके ऊपर एक रूलर लगा दिया। तो रूलर की वजह से अभी क्या हो गया, जब मैं उसके ऊपर रूलर रख रहा था तो उस टाइम पे क्या हो गया, मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। रूलर जो है ना, रूलर का कुछ वेट होगा, अपना वेट होगा, मास जो होगा, उसके कारण क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, उसके कारण वो उसके ऊपर कुछ वेट अप्लाई करेगा स्ट्रिंग के ऊपर। तो क्या होगा, ये जब रूलर में रखूंगा तो उसका कुछ स्ट्रिंग का मूवमेंट होते रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब मैं स्ट्रिंग को रोकने की कोशिश करूंगा ना, तो ये जो नट है और ये जो रूलर है, रूलर का अगर वेट ज्यादा है तो उसकी वजह से वो कप का मूवमेंट वहां पे रुक जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जैसे मैंने यहाँ पे गाड़ी वाला जो एग्जांपल आपको बताया था ना, वहां पे क्या कर रहा हूँ मैं, ब्रेक फोर्स लगा रहा हूँ, उसी तरह पे यहाँ पे मैं रूलर स्ट्रिंग पे रख के क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ। तो दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे अलग अलग हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग हो जाता है। उसके कारण क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव।
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसके कारण वर्क डन जो है निगेटिव आएगा। अभी यहाँ पे तीसरा केस देखिए, जो कप को है मैंने दोनों साइड से टेबल के नट लगा दिए सेम वेट के, तो अभी क्या हो गया, टग ऑफ वॉर में क्या होता है, जब दोनों साइड से सेम फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है वहां पे, तो मूवमेंट जो है वो कुछ मूवमेंट वहां पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को नल एंड वॉइड कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। तो वहां पे उसकी वजह से क्या हो गया, कप का कोई मूवमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया। तो अगर एंगुलर फोर्स है तो हमको कैसे निकालना है, तो अभी हम वर्क का जो है यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों हमको फोर्स का यूनिट तो पता ही है, तो फोर्स का जो है फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। न्यूटन जो लिखते हैं हम कैपिटल में लिखते हैं, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, या एसआई यूनिट में डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। तो हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। फोर्स का यूनिट है एन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर एम। तो फोर्स का यूनिट वर्क डन का यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क डन हमारा बन जाएगा एन इंटू एम, न्यूटन मीटर। तो हमारा इस 1 न्यूटन मीटर को हम ही कहते हैं, क्या कहते हैं हम, 1 न्यूटन मीटर को ही हम कहते हैं दूसरी भाषा में जूल। जूल जो साइंटिस्ट था उसने इस एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, उसको हम सम्मानित करने के लिए ये जूल यूनिट यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो 1 न्यूटन मीटर जो होता है ना दोस्तों, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल होता है। तो इस जूल को हम ऐसे भी एज जे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जूल को हम लिखते हैं जे, कैपिटल जे। तो वर्क डन का यूनिट हमारा क्या हो गया, न्यूटन मीटर या फिर जूल, जो चाहिए आप एसआई यूनिट में लिख सकते हैं। बट ज़्यादातर जगह पर ये जो यूनिट है जूल लिखा जाता है। तो 1 जूल हो गया 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो इसके ऊपर से हम जूल का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अगर मैं किसी चीज़ पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और उसके कारण उस ऑब्जेक्ट का 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मैं कितना वर्क डन कर रहा हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे जो वर्क डन होगा वो होगा 1 जूल। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ और उसके कारण उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है अगर 1 मीटर हो जाता है, तो मैं 1 जूल वर्क डन कर रहा हूँ वहाँ पे। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, या फिर 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, सीजीएस सिस्टम में हमने जो है सीजीएस सिस्टम में जो वर्क का यूनिट है वो है अर्ग। क्या है, अर्ग। सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट है अर्ग। क्या है, उसे हम कहते हैं अर्ग, वर्क का यूनिट है अर्ग। अभी ये जो अर्ग है वो हमको पता है, फोर्स का जो यूनिट है सीजीएस सिस्टम में वो क्या है, डाइन। क्या है, डाइन। फोर्स का यूनिट है सीजीएस सिस्टम में डाइन। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है वो सीजीएस सिस्टम में क्या है, सीजीएस सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वर्क का यूनिट क्या होगा सीजीएस सिस्टम में, डाइन इंटू सेंटीमीटर। वर्क का यूनिट क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर। डाइन जो है हम फोर्स के लिए रही, वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे यूनिट फाइंड आउट करना है तो जो फोर्स का यूनिट है वो डाइन लूंगा और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर ये यूनिट आ जाएगा। और अगर इसी को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ना यहाँ पे, तो 1 डाइन इज इक्वल टू, तो मुझे ये जूल और अर्क का अगर मुझे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, वर्क का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा मैंने, जो 1 न्यूटन फोर्स है हमने पहले ही देखा था पहले चैप्टर में। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन रहता है, 10 का 5th पावर रहता है डाइन। ओके, 1 न्यूटन जो रहता है 10th का 5th पावर डाइन, इतनी वैल्यू होती है 1 न्यूटन की। और 1 मीटर हमको पता है दोस्तों 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब
10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने यहाँ पे अगर मैं यूनिट लिखना है, मुझे जूल और अर्ग का रिलेशनशिप डेवलप करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक साइड में जूल करूँगा और एक साइड में सीजीएस वाले यूनिट ट्रांसफर करूँगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यहाँ पे हमने देख लिया। तो अभी मैं क्या करूँगा, जूल और अर्ग का रिलेशन मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे ये न्यूटन जो है ना, उसको मैं डाइन में कन्वर्ट करूँगा। तो 1 न्यूटन कितना रहता है, 10⁵ डाइन, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10⁵ डाइन। और 1 मीटर कितना रहता है, 1 मीटर इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया था 100 सेंटीमीटर या फिर 10⁻² स्क्वायर, 10⁻² स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या आया, 10⁵ डाइन और 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर अभी क्या है यहाँ पे देखिए, ये 10 का जो बेस है, यहाँ पे 10 बेस है, वो सेम है। तो जब बेस सेम रहते हैं ना, तो उसका जो घात रहता है या फिर उसका जो पावर रहता है, उसका एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पे 5 + 2 होगा। तो 10 का कितना पावर आएगा, 5 + 2 7। तो उसकी वजह से यहाँ पे 10 पावर का एडिशन हो गया। तो बेस सेम है, इसकी वजह से 10⁻7 डाइन, ये डाइन सेंटीमीटर। अभी डाइन सेंटीमीटर हमको पता है, 1 डाइन सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, 1 अर्ग। तो ये डाइन सेंटीमीटर के लिए हम यहाँ पे अर्ग रिप्लेस करते हैं। तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना हुआ, 10⁻7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने जो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क था वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं कोई बंद पड़ी हुई गाड़ी को अगर खींच रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको बंद पड़ी गाड़ी को खींचूंगा तो वो एक ही डायरेक्शन में फोर्स मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं पुशिंग पॉजिटिव और निगेटिव वर्क के लिए। अगर मैं किसी बंद पड़ी हुई गाड़ी को पुश कर रहा हूँ किसी दूसरे गाड़ी से, तो क्या कर रहा हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ और उसकी वजह से वो गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है एक ही डायरेक्शन में, तो उस समय पॉजिटिव वर्क डन होगा। यहाँ पे थीटा जो है 0 है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कैचिंग द बॉल विद योर फ्रेंड एज थ्रोन टुवर्ड्स यू। अभी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मेरे दोस्त ने मेरी तरफ बॉल फेंका, तो उसने क्या किया, फोर्स लगाया बॉल के ऊपर। बट मैं जब कैच कर रहा हूँ ना बॉल, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बॉल को ब्रेक लगा रहा हूँ एक तरह से। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा हाथ पीछे लेके जाता हूँ, इतना मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ कैच लेते वक्त, और उसका क्या हो गया, स्पीड जो है कम हो गया। तो वहां पे क्या हो गया, मैं अपोजिट डायरेक्शन से उसको कैच कर रहा हूं, तो उसको क्या कर रहा हूं, मैं ब्रेकिंग फोर्स लगा रहा हूं। बॉल को मैं क्या कर रहा हूं, ब्रेकिंग फोर्स लगा रहा हूं, यहाँ पे रोकने के लिए फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन से। बॉल इस अगर मेरी तरफ आता है तो मैं अपोजिट डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से बॉल को रोकने के लिए फोर्स लगाता हूं। तो उसकी वजह से बॉल का डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा निगेटिव होगा। जब वर्क और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जब अपोजिट रहता है, तो उस समय निगेटिव वर्क डन होता है। अभी यहाँ पे देखिए, टाइंग अ स्टोन टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड स्विंगिंग इट राउंड एंड राउंड बाय अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अगर मैंने किसी स्ट्रिंग को क्या किया, मैंने अगर कोई पत्थर बांधा और उसको मैंने घुमाया, तो क्या होगा, जोर जोर से घुमा रहा हूं मैं फोर्स लगा रहा हूं, बट मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या बन रहा है, मेरा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में बन रहा है, ऐसे 90 डिग्री मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है 90 डिग्री बन रहा है। और मैं फोर्स जब मैं स्ट्रिंग को खींचूंगा ऐसे, जब जो किसान जो रहते हैं ना, वो ये वाला पंछी जो खेत में जो पक्षी आते हैं उसको भगाने के लिए ये वाला पैंतरा आजमाते हैं। फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, स्ट्रिंग को फोर्स लगा रहा हूँ मैं। और स्ट्रिंग, अगर ये स्ट्रिंग है और इसके सामने अगर मैंने ये पत्थर बांधा है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग को ऐसे फोर्स लगाऊंगा ना, स्ट्रिंग को क्या कर रहा हूँ मैं, फोर्स लगा रहा हूँ, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉरी, ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अपोजिट साइड में चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग को मैं खींच रहा हूँ मैं अपनी तरफ। जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो स्ट्रिंग को क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ। ठीक है, तो मैं स्ट्रिंग को क्या अपनी तरफ खींच रहा हूँ, उसको ग्रेविटेशनल की तरह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा हूँ मैं उसको तरफ। मेरी तरफ जब खींचता हूँ तो मैं उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रहा हूँ, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो पत्थर है उसका सर्कुलर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। जब कंडीशन होता है, तो उस केस में भी जो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये जो फोर्स है ना, इसकी वजह से यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है।
तो इस केस में भी वर्क डन जो है 0 रहता है। स्टॉपिंग अ मूविंग कार बाय अप्लाइंग ब्रेक, मैंने ये एग्जांपल दिया था, अगर ये कार अगर मूव कर रही है तो मैं उसको ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, तो ब्रेक अप्लाई करूंगा मतलब मैं कार को रोकने की कोशिश करूंगा। ब्रेक जो अप्लाई होते हैं ना दोस्तों, वो कैसे अप्लाई होते हैं पता है आपको? तो दोस्तों जो हमारा जो ब्रेक जो हम लगाते हैं ना, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब हमारा जो व्हील रहता है ना, ये हमारा सपोज इसके बाहर से व्हील है, और जो व्हील रहता है ना उसके अंदर, ये अंदर के साइड में जहाँ पे उसका एक्सल लगा रहता है व्हील का, उसके ऊपर ये ड्रम लगा रहता है। तो इस ड्रम में क्या रहता है, 2 सर्कुलर पैड लगे रहते हैं जो कि व्हील को अटैच रहते हैं। तो जब, और ये जो यहाँ पे ये दोनों के बीच में ये ऐसे स्प्रिंग लगी रहती है। तो जब मैं ब्रेक पैड अप्लाई करता हूँ, जब मैं इन पे ब्रेक अप्लाई करता हूँ ना, तो ये स्प्रिंग जो है अगेंस्ट, ये ब्रेक पैड को व्हील के अगेंस्ट पुश करती है। तो ये ब्रेक पैड जो है व्हील का जो ड्रम है उस पर जाके चिपक जाता है, तो वो ड्रम के मूवमेंट को रोक देते हैं, तो तब वो ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो ये ब्रेक पैड जब है व्हील के ड्रम को जाके घिस देते हैं अंदर से, और जब मैं ब्रेक छोड़ता हूँ तो ये स्प्रिंग जो है रिट्रैक्ट हो जाती है फिर से, तो उसकी वजह से वो ब्रेक जो है पीछे आ जाता है, उसके ब्रेकिंग एक्शन वहाँ पे रुक जाती है। तो ब्रेकिंग एक्शन में क्या होता है, ब्रेक लगाते हैं, स्प्रिंग की वजह से व्हील के ऊपर ब्रेक लग जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक जो है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ब्रेक जो है अपोजिट डायरेक्शन। जब व्हील के ऊपर ब्रेक लगते हैं ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है व्हीकल को, तो उसकी वजह से दोनों का मूवमेंट जो है, डायरेक्शन जो है अलग अलग है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो फोर्स जो है, वहाँ पे जो वर्क डन जो है निगेटिव है। ओके, तो हमने ये एग्जाम्पल भी हमने देख लिया था। अभी मैंने जो आपको इसका एग्जाम्पल दिया था, अगर किसी रस्सी को हम पत्थर बांधते हैं और उसको घुमाते हैं तो उसमें भी वर्क डन 0 रहता है। उसी तरह जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम अर्थ के ऊपर भेजते हैं, यहाँ पे ये जो सैटेलाइट रहते हैं ना, ये क्या होता है, यहाँ पे ये सपोज हमारा अर्थ है और उसके अराउंड सपोज ये सैटेलाइट छोटू सा ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो अर्थ जो है ना, अर्थ जो है इसको अपनी तरफ खींचेगी। क्या करेगी, अर्थ सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। क्या करती है अर्थ जो है सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। बट यहाँ पे सैटेलाइट का जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, सैटेलाइट का मूवमेंट, अगर सैटेलाइट वो क्या है, अर्थ को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता रहता है, हर समय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट रहता है ना, उसमें परपेंडिकुलर एंगल बनता है। तो यहाँ पे क्या, दोनों जो है 90 डिग्री एंगल में है, ग्रेविटेशनल फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने देखा था cos थीटा इस कंडीशन में क्या आता है, 0 आता है। तो उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो सैटेलाइट पे फोर्स लगा रहा है ना, अर्थ जो ग्रेविटेशनल सैटेलाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से सैटेलाइट का जो मूवमेंट जो डिस्प्लेसमेंट है, वो उसकी वजह से जो वर्क डन जो है वो 0 है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देख लिया। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 20 kg टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कोई भी अगर हम फॉर्मूला प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे हैं ना, तो पहले क्या डाटा हमको दिया है वो समझ लीजिए, उसके बाद में फॉर्मूला प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने का कोशिश कीजिए। तो अभी वर्क डन क्या दिया है, यहाँ पे मास जो है ऑब्जेक्ट का वो दिया है 20 kg। तो हमें मास दिया है m इज इक्वल टू, हमने लिख दिया उसको, कुछ नाम दे दिया, m इज इक्वल टू 20 kg और टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो अभी हमको क्या करने को बोला है, अभी एक ऑब्जेक्ट दिया है हमको, सपोज ये ऑब्जेक्ट दिया है और इस ऑब्जेक्ट का मास दिया है 20 kg। कितना दिया है, 20 kg मास दिया है, और इसको हम हाइट पे लेके जा रहे हैं। कितने हाइट पे लेके जा रहे हैं, 10 मीटर। अगर ये ऑब्जेक्ट जमीन पे रखा है तो जमीन से हम इसको 10 मीटर पे ऊपर लेके जा रहे हैं। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको, इसका मूवमेंट कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इसका वेट है ना, उसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इसका जो वेट है उसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की भी इन्होंने फॉर्मूला में वैल्यू दी है 9.8। तो यहाँ पे मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है।
सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे क्या करना है, ये ज़मीन की सतह पे ऑब्जेक्ट है, तो मुझे यहाँ से क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ से यहाँ तक लेके आना है। क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, वो है 10 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट करूँगा मैं ऑब्जेक्ट का, 10 मीटर। सपो अभी इसका मास जो है ऑब्जेक्ट का वो कितना दिया है, 20 kg। ठीक है, तो उसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगेगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, ये जो अर्थ जो है ना इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींच ही रही है। क्या कर रही है, नीचे खींच रही है। तो फोर्स जो है मेरा फोर्स, तो मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा ग्रेविटेशनल तो मुझे नीचे खींचेगा, बट मैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में इसको लेके जा रहा हूँ। तो मेरा एक्सेलरेशन जो है उसके खिलाफ में फोर्स लगा रहा हूँ, तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो निगेटिव आएगी। ठीक है, मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगेंस्ट फोर्स लगा रहा हूँ, तो उसकी वजह से ये वैल्यू जो है निगेटिव आएगी। तो मुझे उसको अगर ऊपर लेके जाना है तो मुझे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो मुझे अगर सपोज यहाँ पे फोर्स, अगर मैं यहाँ पे F फोर्स लगा रहा हूँ, तो मुझे ये F जो फोर्स है वो कितना लगाना पड़ेगा, ये जो मास 20 kg है ना, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना वो है W। क्या है, W। ये जो नीचे वाला फोर्स है वो है W, वेट, जो ऑब्जेक्ट का वेट है उसके अगेंस्ट मुझे यहाँ पे काम करना है। तुम देख, तो मुझे ये फोर्स जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसको हम कहेंगे W। यहाँ पे इन्होंने F ही लिखा है, बट मैं पहले आपको वेट ऑब्जेक्ट का, हमको पहले इनिशियली हमको क्या करना पड़ेगा, वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G। ठीक है, तो वेट हमारा यही सिमिलर फॉर्मूला से आएगा, इज इक्वल टू मास कितना है हमारा 20 इंटू 9। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना एक्सेलरेशन के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा एक्सेलरेशन हम निगेटिव ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यू जो आएगी अलग आएगी। तो मेरा फोर्स यहाँ पे कितना आ रहा है, 196। कितना आ रहा है, इज इक्वल टू -196 न्यूटन। ओके, हमेशा याद रखिए फॉर्मूला में, प्रॉब्लम में यूनिट मेंशन करिए तो आपको इजी होगा। तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू आया 196 न्यूटन। ठीक है, तो मेरा फोर्स जो है मैं ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, बट जो मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको नीचे खींच रहा है। तो यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है ऊपर हो रहा है और मेरा फोर्स जो है नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऑलरेडी हमने उसको निगेटिव कंसीडर कर लिया है। तो अभी मेरा वर्क डन क्या आएगा यहाँ पे, -19 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू S। तो मेरा F है -196 यहाँ पे, तो मेरे वेट के इतना ही मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाना है तो 196 न्यूटन इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। और मैं कितने हाइट पे लेके जा रहा हूँ, 10 मीटर। तो 10 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस करना हूँ ऑब्जेक्ट को, तो मेरा वर्क डन आएगा 196 इंटू 10, वर्क डन आएगा -1960 जूल। अभी यहाँ पे निगेटिव साइन क्यों आया है, यहाँ पे जो फोर्स जो है नीचे की डायरेक्शन जो ऑब्जेक्ट को खींच रहा है ना, उसकी वजह से वो निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। फोर्स के अगेंस्ट जो एक्सेलरेशन है उसके अगेंस्ट हम फोर्स लगा रहे हैं ग्रेविटेशनल, तो उसके वजह से हम वर्क डन जो है निगेटिव आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। अभी यहाँ पे प्रवीण यहाँ हैज अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट। अभी प्रवीण ने जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया है, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। कितना, और कहाँ पे एंगल अप्लाई किया है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, अभी प्रवीण ने जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया है। अभी सपोज ये ऑब्जेक्ट है हमारा और इसके ऊपर प्रवीण ने अगर फोर्स लगाया ना, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे प्रवीण ने क्या किया है, उसने एक हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पे फोर्स लगाया है। अभी मैं ये अगर हॉरिजॉन्टल इसको कंसीडर करता हूँ ना, तो प्रवीण ने यहाँ पे उसको फोर्स लगाया है
60 डिग्री फोर्स लगाया। कितना? 60 डिग्री एंगल पे फोर्स लगाया है। यहाँ पे प्रवीण ने एफ इतना फोर्स लगाया है। फोर्स का वैल्यू दिया है, देखिए यहाँ पे फोर्स का वैल्यू दिया है 100 न्यूटन। एफ इज इक्वल टू 100 न्यूटन। और एंगल कितना दिया है यहाँ पे? एंगल जो है यहाँ पे एंगल जो दिया है वो दिया है, कितना एंगल दिया है यहाँ पे? 60 डिग्री एंगल पे फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल के साथ। कितना एंगल दिया है? तो थीटा जो है 60 डिग्री है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने, अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री में इतना पता नहीं है तो इन्होंने cos 60 का वैल्यू भी दे दिया है आपको 1/2 करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इंपॉर्टेंट चीज, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ पे हो रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फोर्स जो है कुछ एंगल 60 डिग्री पे लग रहा है 100 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। तो उसके लिए हमको क्या है फॉर्मूला दिया है? वर्क इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारा? वर्क इज इक्वल टू कैपिटल एफ इंटू एस कॉस थीटा। ओके, तो हमारा एफ कितना है? एफ है हमारा 100, तो इज इक्वल टू 100 इंटू हमारा डिस्प्लेसमेंट हमको निकालने को बोला है। यहाँ पे देखिए, द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड 400 जूल वर्क इज डन। तो यहाँ पे हमें वर्क का वैल्यू भी दे दिया है। तो वर्क का वैल्यू कितना है? 400 जूल। ओके, तो वर्क का वैल्यू है 400 जूल। एस जो है हमको निकालना है, और हमारा cos थीटा का वैल्यू इन्होंने यहाँ पे cos 60 जो है हमारा, अगर हमको फोर्स के डायरेक्शन में वर्क डन निकालना है तो हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कंसीडर करना होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स आएगा F cos थीटा। ओके, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना आएगा? F cos थीटा। तो थीटा है हमारा 60, F जो है 100, cos थीटा cos 60 कितना है? 1/2। ओके, तो अभी मैं 100 को 2 से डिवाइड करूंगा 50, और 400 को 50 से डिवाइड करूंगा तो मेरा S आएगा। एक कैलकुलेशन अगर आप कर देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 8 मीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट आएगा 8 मीटर। ठीक है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आएगा 8 मीटर। तो ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेस थ्रू 8 मीटर। अभी हम दूसरा एक कंसेप्ट यहाँ पे देखते हैं, एनर्जी। अभी एनर्जी एग्जैक्टली होता क्या है? अभी हमने देखा वर्क जो है, वर्क होने के लिए ऑब्जेक्ट का फिजिकल डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है, तो तभी वर्क हैपन होता है। अभी एनर्जी क्या है हम देखते हैं। अभी मैंने कोई एक गमला है ना, तो अगर मैं उसको अंधेरे रूम में जाके रख दूंगा तो गमला को क्या होगा? उसमें अगर कोई प्लांट है तो क्या होगा? वो प्लांट क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्यों नष्ट हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि जो प्लांट है उसको एनर्जी नहीं मिल रहा। अभी एनर्जी नहीं मिल रहा, एनर्जी मतलब क्या है? प्लांट जो है ना वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से जो सूर्य प्रकाश मिलता है, जो सनलाइट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से सनलाइट से अपना खाना तैयार करता है जो प्लांट है वो। तो वो अगर हमको डार्क में हम उसको रखेंगे तो उसको सनलाइट नहीं मिलेगा, उसको लाइट एनर्जी नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से प्लांट जो है वहां पे मर जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक सिस्टम और टीवी बियॉन्ड द लिमिट द वेसल्स इन द हाउस स्टार्ट वाइब्रेटिंग। अभी हमने अगर हमारे घर में जो टीवी है या फिर म्यूजिक सिस्टम है उसका आवाज़ बहुत ज़ोर से बजा दिया, कोई बच्चा होता है ना जो सुनता नहीं है किसी की, तो वो क्या कर देता है? एकदम आवाज़ बढ़ा के सबको परेशान कर देता है। तो वो ऐसे वाला बच्चा अगर आवाज़ बढ़ा दे तो क्या होता है? तो हम ऑब्जर्व कर देंगे तो विंडोज़ के जो ग्लास है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है, या फिर हमारे जो घर में जो चीज़ें हैं वो भी वाइब्रेट करती है ज़ोर ज़ोर से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो साउंड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, पहले हम क्या कर रहे हैं? म्यूजिक सिस्टम और टीवी को क्या कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और साउंड एनर्जी जो है ये चीज़ों को यहाँ पे वाइब्रेट कर रही है, तो ये क्या है? एक तरह से एनर्जी है। अभी जब हम बचपन में एक आपने भी कभी ट्राई किया होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस जो रहते हैं ना, जो
लेंस, कॉन्वेक्स जो लेंस रहते हैं उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, पेपर जला सकते हैं। वो कैसे जलाते हैं, जो सन का जो एनर्जी आ रहा है, हीट जो एनर्जी आ रहा है, उसको हम क्या करते हैं, सन के जो रेज रहते हैं उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक छोटे से पॉइंट के ऊपर, पेपर के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उसकी वजह से वो लेंस से क्या है, हम पेपर जला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एनर्जी है वो हम उसका एहसास हमको यहाँ पे हो रहा है। तो एसआई यूनिट जो है, एनर्जी का जो यूनिट है उसको भी हम जूल ही कहते हैं। और सीजीएस यूनिट में जो एनर्जी का यूनिट है वो है अर्ग। तो हमको इससे ये पता चलता है वर्क और एनर्जी का जो यूनिट है ना, दोनों का यूनिट जो है सेम है। तो एनर्जी है वो डिफरेंट फॉर्म में इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी। वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। अगर हमको फैन चालू करना है तो उसको हमको क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी देना पड़ेगा। और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जब फैन लेता है तो फैन के अंदर एक मोटर रहता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को फैन मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी मिलता है वो फैन के ब्लेड को, तो उसकी वजह से वो मोटर जो है फैन को घुमाना स्टार्ट करती है, तो फैन जो है रोटेट होना स्टार्ट होता है। तो इस केस में क्या हो गया, फैन को मैकेनिकल एनर्जी मिल गया। अभी दूसरा एनर्जी है हीट। हीट क्या, हमारा सूर्य का जो ऊर्जा है वो भी एक तरह का हीट है। और हम कोई गैस जलाते हैं, जो हमारा खाना पकाते हैं हम, वो क्या है, गैस जला के हम हीट पैदा करते हैं, तो वो भी एक तरह से एनर्जी है। लाइट एनर्जी, जैसे हम अगर घर का जो लाइट है हमारा, वहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट हमको कैसे मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी जो है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। साउंड एनर्जी भी है, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ उसमें भी एनर्जी है, मैं अपने शरीर का एनर्जी साउंड में कन्वर्ट करा रहा हूँ, तो साउंड एनर्जी हो गया वो। या फिर मैं कोई टीवी पे मैं अगर गाना बजा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू साउंड एनर्जी। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, ठीक है। फिर है केमिकल एनर्जी। केमिकल के अंदर जो एनर्जी रहता है, जब कोई पेट्रोल को अगर मैं जला देता हूँ, पेट्रोल क्या है, एक तरह का एक केमिकल है, उसको मैं जला दूंगा तो वो उसकी वजह से वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जो कि होगी हीट और लाइट। फिर है न्यूक्लियर एनर्जी। जब किसी भी दो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो न्यूक्लियर जो हम पावर प्लांट चलाते हैं उसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। उसी तरह से सोलर एनर्जी भी जो है हमने देखा था, ठीक है। अभी इस चैप्टर में जो है ना, हम बहुत ही दो बेसिक एनर्जीज देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या है वो हम पहले देखेंगे। अभी कोई फास्ट क्रिकेट बॉल जो है स्टंप को जाके लगेगा तो क्या होगा, स्टंप नीचे गिर जाएगा बॉल की स्पीड की वजह से। अभी मैंने कैरम के ऊपर जो स्ट्राइकर है उसके स्ट्राइकर से मैंने कॉइन को, कैरम के ऊपर के जो कॉइन है उसको हिट कर दिया, तो क्या होगा, स्ट्राइकर जो है वेलोसिटी से जाएगा, कॉइन को हिट करेगा और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्राइकर को कुछ वेलोसिटी है। तो यहाँ पे अगर मैं, जब बचपन में आप लोग मार्बल से खेलते थे तो एक मार्बल दूसरे मार्बल के ऊपर आप हिट करते थे, ठीक है। तो उसमें क्या है, मार्बल को वेलोसिटी रहता था, तो दूसरे मार्बल के ऊपर हिट होने की वजह से ये मार्बल फैल जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक तीनों एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या है, वेलोसिटी है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वजह से ऑब्जेक्ट में एनर्जी है। तो अगर ये एनर्जी जो है वेलोसिटी की वजह से ऑब्जेक्ट में है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर वेलोसिटी की वजह से एनर्जी है तो उसकी वजह से उस एनर्जी को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। अगर ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट में एनर्जी है तो उस एनर्जी को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसमें मोशन होगा, वेलोसिटी होगा, वो सर्टन वेलोसिटी को चलेगी, तो हम एज्यूम करेंगे कि वो गाड़ी में काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम भाग रहे तो मैं कुछ वेलोसिटी से भागूंगा तो मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है हम अभी कैसे डिराइव करते हैं वो देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है दोस्तों, इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। अभी हमने देखा था एनर्जी और वर्क जो है वो सिमिलर है, उनका यूनिट सिमिलर है। तो काइनेटिक एनर्जी भी जो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क डन करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क क्या हुआ, अभी ये तीनों एग्जांपल अगर हम देखेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो क्रिकेट बॉल है वो स्टंप के ऊपर जाके लग गया। तो कैसे लगा, उसको बॉल को मैंने फोर्स दिया और फोर्स की वजह से बॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ एक, तो उसकी वजह से क्या हो गया,
वर्क डन हो गया बॉल का, एक जगह से दूसरी जगह पे वो हाई वेलोसिटी से चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का वर्क डन जो उसने किया वही इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी के। तो मैं स्ट्राइकर को भी हिट कर रहा हूँ ना जब कैरम के ऊपर, तो उसको स्ट्राइकर को क्या कर रहा हूँ, मैं पीछे से फोर्स लगा रहा हूँ, तो वो फोर्स जो है, फोर्स की वजह से स्ट्राइकर का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसकी वजह से जो है स्ट्राइकर में काइनेटिक एनर्जी आएगी, जो फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वजह से स्ट्राइकर पे वर्क डन होगा, तो वही होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो उसके लिए ही, उसी के बेसिस के ऊपर ही काइनेटिक एनर्जी है जो है हम डिफाइन करते हैं वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी में वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितने ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स लगाया और उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया आगे जाके। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे, सपोज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूव्स बिकॉज ऑफ अप्लाइड फोर्स। ओके, अभी मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है कोई एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, उसका मास m है और उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया F, और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम एज्यूम करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी उसका वो रेस्ट में है, तो हम एज्यूम करेंगे इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है। अभी अप्लाइड फोर्स हमने एज्यूम किया F है, फिर उसकी वजह से जो फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन पैदा होगा वो होगा A। ओके, और आफ्टर टाइम t ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी आएगा वो है v, और इस वेलोसिटी की वजह से, इस एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम t में हो रहा है वो s डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमने अभी देखा था वर्क डन जो है क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अभी फोर्स क्या होगा इस कंडीशन में, हमने पहले चैप्टर में देखा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, हमने न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, जो किसी भी चीज के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट का क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो जाता है, और वो जो मोमेंटम जो चेंज होता है ऑब्जेक्ट का, वो फोर्स वो जो मोमेंटम जो चेंज होता है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल रहता है वो, और फोर्स की डायरेक्शन में रहता है। तो उसकी वजह से ये न्यूटन का सेकंड लॉ हमको पता है, उसके ऊपर से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था पहले ही चैप्टर में, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला मैंने यूज किया था, और हमने न्यूटन के जो 3 मोशन के इक्वेशन भी देखे थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, न्यूटन के हमने इक्वेशन भी देखे थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और उसके बाद दूसरा इक्वेशन देखा था हमने, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, उसके बाद तीसरा इक्वेशन हमने देखा था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने ये 3 इक्वेशंस देखे थे। तो अभी इसमें से अगर हमने ये तीसरा इक्वेशन यहाँ पे अगर यूज कर लिया ना न्यूटन का, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे ये तीसरा इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में ये रिलेशन बता रहा है मुझे। तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है इनिशियली 0 वेलोसिटी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा u जो है 0 है, तो यहाँ पे ये ut टर्म भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर बचेगा क्या यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर 1/2 ए टी स्क्वायर। ओके, तो मेरा वर्क डन क्या आएगा, अभी मेरा डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल गया 1/2 ए टी स्क्वायर, और मेरा फोर्स है m इंटू ए। तो मैं वर्क के अगर फॉर्मूला में ये 2 चीज़ें डालूंगा तो मुझे फोर्स की जगह पे मैं डाल रहा हूँ ma, और s की जगह पे मैं डाल रहा हूँ 1/2 ए टी स्क्वायर। ओके, 1/2 ए टी स्क्वायर यहाँ पे मैंने डाल लिया, तो मेरा वर्क डन क्या आएगा अभी 1/2 m इंटू, अभी ये 2 ये a यहाँ पे आ गए और t का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो मेरा m और a t ब्रैकेट का स्क्वायर, क्योंकि a 2 है तो यहाँ पे a का भी स्क्वायर हो जाता है, तो मैं ब्रैकेट में a t लिखूंगा और दोनों का स्क्वायर लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे जो न्यूटन का जो फर्स्ट मोशन का जो इक्वेशन था वो इसको यहाँ पे यूज करूंगा, क्योंकि मुझे ए टी के लिए कुछ फाइंड आउट करना है ए टी के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, बट हमारा u क्या है 0 है, वो इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 कंसिडर किए, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे ए टी, v इज इक्वल टू क्या हो गया ए टी हो गया हमारा।
तो हमारा v, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर करता हूं तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर। ओके, 80 स्क्वायर, 80 और ब्रैकेट का स्क्वायर, v का स्क्वायर करता हूं तो 80 का भी स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन के दोनों साइड को मुझे सेम एक्शन करना होगा। ओके, तो मैंने v का स्क्वायर किया तो 80 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी ये 80 स्क्वायर यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इससे मैच कर रहा है। तो अगर ये इस 80 स्क्वायर के लिए मैं अगर v स्क्वायर अगर रिप्लेस करता हूँ ना इस इक्वेशन से, तो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, W इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। क्या बन जाता है, मेरा वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा W इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ओके, तो मेरा काइनेटिक, अभी हमने इनिशियली क्या माना था, काइनेटिक एनर्जी जो है वर्क डन के इक्वल रहती है। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, इज इक्वल टू W, और मेरा काइनेटिक एनर्जी आ गया वर्क, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। m जो है ऑब्जेक्ट का मास है और v जो है ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन गया, 1/2 mv स्क्वायर। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इससे हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। जो स्टोन है उसका मास दिया है 250 ग्राम। ओके, और उसके बाद में क्या दिया है, वो एक हाइट से फॉल हो रहा है। तो हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव एट द मोमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। तो अभी यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, एक जो है स्टोन दिया है। ठीक है, सपोज मैं ये ऐसे स्टोन कंसिडर कर रहा हूँ। ये जो स्टोन है ना, ऐसे एक स्टोन है, वो नीचे हाइट से नीचे गिर रहा है। क्या, कहाँ, किस डायरेक्शन में गिर रहा है, वो जमीन की तरफ नीचे की डायरेक्शन में गिर रहा है। तो उसका इस किसी एक इंस्टेंट में मुझे क्या दिया है इन लोगों ने, यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट जब इस पोजीशन पे आता है ना, तो इस पोजीशन में मुझे यहाँ पे वेलोसिटी दिया है। उसका वेलोसिटी कितना दिया है, 2 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी दिया है, 2 मीटर प्रति सेकंड। और इस कंडीशन में मुझे यहाँ से जब ऑब्जेक्ट यहाँ तक आता है, उसका मास है 250 ग्राम, तो उसका काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो मुझे सब इंफॉर्मेशन दिया है, मास दिया है, तो मास मुझे ग्राम में दिया है यहाँ पे। तो मुझे ग्राम का अगर मास मुझे कन्वर्ट करना है केजी में, तो मुझे पता है 1 kg इज इक्वल टू क्या रहता है, 1000 ग्राम रहता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे अगर ग्राम को केजी में मुझे अगर कन्वर्ट करना है, तो मुझे इस ग्राम को मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं अगर इसको 1000 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा वैल्यू, 250 डिवाइडेड बाय 1000। तो मेरा आएगा मास आएगा केजी में कितना आएगा, 0.25 kg। ओके, इतना मेरा मास आएगा। तो यहाँ पे मैंने मास लिखा 0.25 kg। वेलोसिटी मेरा 2 मीटर्स पर सेकंड पे मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने को बोला है। तो सिंपल है, फॉर्मूला में डालिए 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m है हमारा 0.25 kg। हमको SI यूनिट में सारे वैल्यू लेने हैं, इसके लिए हमने ग्राम को kg में कन्वर्ट किया। ये CGS यूनिट में वैल्यू दिया था। ठीक है, हमारा वेलोसिटी है 2 मीटर प्रति सेकंड, ये भी SI यूनिट में दिया है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा 0.5 जूल। ओके, तो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल, अब अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी में अगर मैं मास डबल करता हूँ तो मेरी काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मास में अगर मैंने डबल कर दिया ना, ये m की जगह पे क्या आएगा, 2m आएगा, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी दुगनी हो जाएगी। बट अगर मैं वेलोसिटी डबल करता हूँ, वेलोसिटी अगर मैं डबल करता हूँ, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो मेरा 4 गुना बढ़ जाता है, तो स्क्वायर रेट में बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर वेलोसिटी इस इक्वेशन में क्या होगा, जो अगर वेलोसिटी में डबल कर दूंगा तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा इक्वेशन में, 2v, v इज इक्वल टू 2v। तो इक्वेशन में जब मैं 2v पुट करूंगा तो 2v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4v स्क्वायर। क्या होगा, 4v स्क्वायर। ओके, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी मेरी 4 गुना बढ़ेगी। और वैसे ही मेरा मैं वेलोसिटी अगर 3 गुना बढ़ा देता हूँ तो मेरा काइनेटिक एनर्जी 9 गुना बढ़ जाता है। तो वेलोसिटी के अगर मैं वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो उसके स्क्वायर में काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है दोस्तों, अभी मैं कोई धनुष्य बाण से एरो छोड़ रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एरो को मैंने स्ट्रेच किया। तो स्ट्रेच किया
तो उसकी वजह से क्या होता है, एरो में एक उसकी पोजीशन की वजह से एक एनर्जी आ जाती है, ये होती है स्प्रिंग एनर्जी, उसको ही हम कहेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी हमारे बिल्डिंग में, हमारे घर में जो वाटर आता है, वो वाटर कैसे आता है, हम किसी हाइट पे वाटर को मोटर के जरिए एक टैंक में पहुंचा देते हैं और उस टैंक से हमारे यहाँ पे वाटर घर में पाइप के थ्रू आ जाता है। तो उसको तो हम कुछ एनर्जी नहीं देते, टैंक में जब वाटर भरते हैं तो उसको तो हम कुछ एनर्जी नहीं देते, बट वो वाटर नीचे फ्लो कैसे करता है, तो वो जो वाटर जो फ्लो करता है उसको क्या प्राप्त होती है, पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज ऑफ इट्स हाइट। अगर जमीन से कुछ ऊपर में कुछ कोई चीज रख रहा हूं तो उसको उसकी हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त होती है। अगर मैंने एक कॉम्प्रेशन स्प्रिंग ली और उसको मैंने कॉम्प्रेस कर दिया, उसकी हाइट कम कर दी, तो यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग में एनर्जी जमा कर दी मैंने दबा के उसको, और उसको मैं अगर छोड़ दूंगा तो क्या होगा, स्प्रिंग उछल जाएगी, उछल के दूसरी जगह पे चली जाएगी। तो उसमें क्या है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा होता है, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अभी हमने क्या एग्जांपल देखे, एरो मैंने खींचा, हाइट पे रखा, तो उसके वजह इसमें क्या हम एनालिसिस कर सकते हैं कि एनर्जी अगर ऑब्जेक्ट में, अगर एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट में, इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन, ऑब्जेक्ट की जो कंडीशन जो है ना, या फिर उसकी पोजीशन जो है, यहाँ पे एरो में खींच रहा हूं तो उसकी क्या है, स्टेट जो है चेंज हो रही है, उसकी जो स्टेट है यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ, उसको तान दे रहा हूँ उसमें, तो उसकी वजह से उसमें एनर्जी आ रही है। और वाटर जो है मैंने हाइट पे रखा है, तो वो जमीन से ऊपर हाइट पे रखा है, तो उसकी पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी आ रही है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्जेक्ट की स्थिति की वजह से या फिर उसकी जगह की वजह से अगर पोटेंशियल एनर्जी उसमें आ जाती है, तो उसमें अगर उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए दोस्त, अगर मैं एक चौक लेता हूँ और वो मैं 10 मीटर ऊपर से नीचे फेंकता हूँ तो क्या होगा, चौक के 2 टुकड़े हो जाएंगे, बट मैं इतने हाइट से ही चौक को फेंक रहा हूँ नीचे, या 3-4 सेंटीमीटर से ही नीचे फेंक रहा हूँ यहाँ से, तो चौक टूटेगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं टूटेगा, बिकॉज यहाँ पे अगर यहाँ से मैंने हाइट उसका कंसिडर किया तो उसका हाइट क्या है, एकदम कम है, 5 सेंटीमीटर ही हाइट है यहाँ पे, बट अगर मैं यहाँ से ऊपर से फेंकूंगा तो क्या होगा, उसका हाइट एकदम ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा एनर्जी होगा। हाइट जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी, उतनी ही उसमें ज्यादा एनर्जी होगी, हाइट की वजह से उसमें एनर्जी है, तो जितना हाइट ज्यादा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अभी यहाँ से इससे हमने एनालाइज किया कि जितना हाइट ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अभी हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव होता है वो देखिए। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट, अभी मुझे अगर कोई ऑब्जेक्ट मुझे अगर हाइट पे, अगर मेरे पास ये फोन है, इसका मास m है, तो मुझे अगर वो हाइट h अबोव अर्थ सरफेस के लेके जाना है, अर्थ सरफेस से ऊपर अगर मुझे ये हाइट h तक लेके जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसका जो mg फोर्स लगेगा ना, इसकी क्या होगा, वेट की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, है ना, वेट की वजह से इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे खींचेगा, और मुझे अगर इसको हाइट h पे लेके जाना है तो उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ेगा, तो ये mg फोर्स, इतना फोर्स मुझे इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, और इसका मैं डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा हूँ, हाइट h पे लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा वर्क डन कितना हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो वर्क डन क्या होता है दोस्तों, फोर्स क्या है मेरा, mg, क्योंकि इसका वेट जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगेंस्ट काम कर रहा हूं तो इस पे mg इतना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, तो mg फोर्स मेरा हो गया mg, और डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा h, और मेरा वर्क डन का फॉर्मूला हो गया w इज इक्वल टू mgh। ठीक है, इसका मास, अगर ऑब्जेक्ट का मास इज इक्वल टू m है, ठीक है, तो इसका मास अगर m हो गया तो क्या होगा, ग्रेविटेशन की वजह से जो अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, नीचे की तरफ से उसके सेंटर में फोर्स लगाएगी, तो ये जो इसका फोर्स कितना लगाएगा, इसका वेट होगा, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ वेट लगेगा, है ना, तो वेट होगा, वेट इज इक्वल टू
मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है तो वेट होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मेरा फोर्स जो होगा ना यहाँ पे मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि मुझे वेट के जितना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, अगर मुझे उसको ऊपर उठा के लेके जाना है। तो मेरा फोर्स होगा m इंटू जी, और मेरा वर्क डन क्या होगा, मैं उसको डिस्प्लेस कहाँ से कहाँ तक कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, कितना, मैं उसको लेके जा रहा हूँ हाइट इज इक्वल टू एच पे, है ना, तो इतना डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का कर रहा हूँ। तो वर्क डन क्या है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और हमारा फोर्स है mg और हमारा डिस्प्लेसमेंट है h, तो वर्क डन हो गया हमारा mgh। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, इतना हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमको फायदा पता चल गया यहाँ पे, फॉर्मूला mgh, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। अभी उसके के लिए हम एक एग्जाम्पल सॉर्ट आउट करते हैं। 500 kg वाटर स्टोर्ड इन ओवरहेड टैंक ऑफ 10 मीटर हाइट बिल्डिंग, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर। अभी यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर टैंक है, यहाँ पे ऐसे एक टैंक दिया है और उसमें कितना मास दिया है वाटर का, कितना दिया है मास, तो हमको मास दिया है ना यहाँ पे, तो मास हमको दिया है 500 kg, इतना मास दिया है। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वाटर हाइट, कितने हाइट पे है ये जो यहाँ पे जो नीचे बिल्डिंग है ना, इसके ऊपर ये वाटर टैंक है, और इसका टैंक का जो हाइट है वो कितना है, टैंक का जो हाइट है ना, ये टैंक का हाइट है कितना है 10 मीटर, कितना हाइट दिया है, तो हमारा h क्या हो जाएगा दोस्तों, h इज इक्वल टू 10 मीटर, और मास दिया है हमको 500 kg। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हाइट पे उतना रखा है 500 kg, और हमारा h दिया है 10 मीटर। तो इजी है फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू mgh, हमारा m दिया है हमको पता है 500, हमने लिखा है यहाँ पे, g हमको पता है, g इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का g रहता है इसमें 9.8, उसका वैल्यू जो है यूनिवर्सली कांस्टेंट है हमारे अर्थ पे, और m जो है हमारा है 10, कितना है 10 हाइट, सॉरी m नहीं, हमारा h जो है यहाँ पे है हमारा 10 मीटर, 10 मीटर हाइट पे ये वाटर रखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा 49,000 जूल। अभी ये पोटेंशियल एनर्जी में भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब उसका जो कंसेप्ट है ना पोटेंशियल एनर्जी, वो रिलेटिव रहता है। अभी अगर अतुल ने, अभी यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक बॉल रखा है, वो दो टेप, यहाँ पे एक बॉल रखा है मैंने, वो अतुल को मैंने ये बॉल का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कहा, और अजय का भी मैंने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने को कहा। तो यहाँ पे क्या है देखिए, अभी अतुल अगर अपने पोजीशन के ऊपर इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेगा ना, तो अतुल क्या फॉर्मूला लिखेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh2। ओके, क्योंकि अतुल के यहाँ पे हाइट कितना है बॉल का, h2 है, और अगर मैं बोलूंगा अजय को पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने को, तो अजय क्या लिखेगा, बॉल का मास इंटू जी इंटू हाइट h1। ओके, तो यहाँ पे देखिए बॉल तो एक ही पोजीशन पे है, बट दोनों लोग क्या अपनी अपनी जगह से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। अतुल जो है हाइट h2 पे कैलकुलेट कर रहा है, और अजय जो है हाइट h1 पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इनका जो डेटम जो है ना, इनका बेस पॉइंट अगर चेंज हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बदल जाता है। तो अतुल के यहाँ पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी कम मिलेगी क्योंकि हाइट कम है, और अजय के यहाँ पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी अलग मिलेगी क्योंकि हाइट ज़्यादा है। अजय के यहाँ पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि हाइट ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी अभी रिलेटिव होगी, दोनों जिस जगह पे खड़े हैं ना, उस जगह पे ये पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। ठीक है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ेंगे, ये मैंने शुरुआत में ही बताया था। एनर्जी जो है जैसे कि मैंने बताया था सन, जैसे
मैंने शुरुआत में ही बताया था, जब हम फैन चालू करते हैं, जब मैं फैन चालू करता हूँ तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी फैन के अंदर चली जाती है। मोटर जो है फैन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसमें मैग्नेट रहता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अभी दूसरा एग्जांपल हम लेंगे सन के अंदर। जो सन के अंदर क्या है, बहुत सारा हाइड्रोजन और हेलियम है, तो उसमें क्या होता है, रिएक्शन होता रहता है, तो उसकी वजह से सन के अंदर बहुत सारा हीट और लाइट पैदा होता है। तो वो जो हीट है हमारे अर्थ पे आता है। तो हम क्या करते हैं, सन का जो हीट और लाइट जो हमारे अर्थ पे आता है, तो प्लांट क्या करते हैं, वो जो लाइट जो सन का आता है उससे अपना खाना तैयार करते हैं। तो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और फिर अगर जब प्लांट बड़े हो जाते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी प्लांट को जला के हम उससे हीट पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लांट का एनर्जी फिर से हीट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और सन का एनर्जी हम फिर से अगर हम फोटोवोल्टिक सेल लगा दे तो उसका सन का एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। अभी हम देखिए, मैंने ये सारे एग्जांपल आपको बताया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, बट टोटल एनर्जी जो है ना वो कांस्टेंट रहती है। ये जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी मैंने क्या कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, फिर वो हवा को एनर्जी देगी और हवा के पार्टिकल इस फैल जाएंगे, फिर हीट में कन्वर्ट होगी ये एनर्जी। जैसे हम गैस खाना बनाते हैं, खाना बना के पका के हम खाते हैं, तो वो एनर्जी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो हम इससे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो है ना दोस्तों, वो कुछ हम पैदा भी नहीं कर सकते और हम उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो हम अभी पैदा कैसे नहीं कर सकते, अभी हम क्या करते हैं दुनिया में, एनर्जी जो है ना हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जस्ट कन्वर्ट करते हैं, उसको हम एनर्जी जो है क्रिएट कभी नहीं कर सकते, ना कि हम उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोल पावर प्लांट में जो कोल है, जो हमारे स्टीम पावर प्लांट रहते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, जो कोल है उसको जलाते हैं, वो कोल के जलने की वजह से क्या हीट प्रोड्यूस होती है, और वो जो हीट एनर्जी है हम स्टीम को गर्म करने के लिए यूज करते हैं। और वो स्टीम जो है हाई एनर्जी स्टीम जो हीट हो जाती है ना स्टीम, उसकी वजह से टरबाइन रोटेट होता है। जो स्टीम की जो हीट एनर्जी है उसकी वजह से टरबाइन रोटेट होता है। तो टरबाइन रोटेट होने की वजह से अभी क्या हो गया, स्टीम जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, रोटेट होने लगा वहां पे। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, टरबाइन जो है किसको कनेक्ट किया रहता है, वो कनेक्ट किया रहता है जनरेटर को। तो जनरेटर जो है ये टरबाइन की जो मैकेनिकल एनर्जी जो है ना वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। और वही इलेक्ट्रिक एनर्जी जब हमारे घर में आती है तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हम अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिक्सर है हमारा, उसको अगर हमको चीज़ें कोई ग्राइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी ग्राइंडिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। वैसे ही फैन चलाना है मुझे, फैन के लिए घुमाने के लिए मैं क्या करूँगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी फैन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। तो ऐसे डिफरेंट चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, मेरे जो कोल था उससे मैंने एनर्जी जो है, कोल वाला जो एनर्जी था ना, कोल के अंदर जो एक केमिकल एनर्जी था, जो उसका जो कोल को जलाया मैंने, मतलब क्या किया, बर्न किया, बर्निंग की वजह से कोल का अंदर का एनर्जी रिलीज हो गया। तो यहाँ पे मैंने कोई एनर्जी जनरेट नहीं किया है, क्रिएट नहीं किया है। तो जो पहले ही जो एनर्जी था वही एनर्जी को मैंने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे क्या है, और ये जो एनर्जी है हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। अभी मैं चाहूँगा कि वुड को मैं जला देता हूँ, उसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, पर डिस्ट्रॉय करना मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं एक जला रहा हूँ, तो वो मैं वुड को जलाऊंगा तो क्या होगा, उसकी वजह से भी उसमें हीट पैदा होगी। हीट क्या है, हीट भी एक तरह का एनर्जी है, उसकी वजह से आजू बाजू का एयर भी हीट होगा। तो एनर्जी क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी भी एनर्जी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाऊंगा और किसी भी एनर्जी को मैं यहाँ पे क्रिएट भी नहीं कर पाऊंगा। जो दुनिया में जो एनर्जी है ना, वो हम बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ना हम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं,
बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। और इसकी वजह से क्या रहती है, जो पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। जो पूरा जो ब्रह्मांड है हमारा, उसके अंदर जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एनर्जी जो है हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना हम उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते। हम बस एनर्जी को क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जो टोटल एनर्जी जो यूनिवर्स में है वो कांस्टेंट रहती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्री फॉल क्या होता है और पावर क्या होता है ये देखेंगे। तो मेरे चैनल का नाम है मेक डिफरेंस विद नीलेश। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़। सो नेक्स्ट, थैंक यू वेरी